डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, ये आज का बेसिक टॉपिक। बेसिकली इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था कि कुछ फार्मूलेज होते हैं जो खुद से होते हैं, जिनको हम प्राइमरी कह लेते हैं, एंड अदर आर डिराइव्ड। तो दुनिया में जितनी भी यूनिट सिस्टम है या यूनिट्स हैं, उनको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बना पाना, ये डायमेंशन का एक उद्देश्य है, या डायमेंशन एक नज़रिया है जिससे हम उस यूनिट को देखते हैं, उस फिज़िकल क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक है, तो देयर आर 7 डायमेंशंस, है ना। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब के लिए कुछ सिंबल हैं। लेंथ के लिए हम कैपिटल L डिनोट करते हैं। हमेशा डायमेंशंस को बॉक्स ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा। ठीक है। मास के लिए कैपिटल M है, टेम्परेचर के लिए टाइम के लिए T है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A है, स्टैंड्स फॉर एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन का K आ जाएगा क्योंकि T ऑलरेडी यूज्ड है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप CD लिखते हैं, दैट इज़ कैंडेला। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके लिए आप MOL लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली क्या है, तो आप इसको एक डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। लिखिए, द डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ब्रैकेट में लिख लें, और एक्सपोनेंट्स। The dimensions of the physical quantity are the powers, ब्रैकेट में आ जाएगा, और exponents, ब्रैकेट क्लोज, to which the fundamental quantities must be raised, fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely, that must be, क्या लिखा अपन ने? The dimensions of the physical, हाँ मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। The dimensions of the physical quantities are the powers or exponent to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. ठीक है, पूरा हो गया। ओके, अब ये टॉपिक मेरे हिसाब से पूरा फिज़िक्स 11th क्लास का होने के बाद पढ़ाना चाहिए। हाँ, थोड़े से बेसिक्स हैं, बट दैट बेसिक्स डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन 11th क्लास, क्योंकि ये जो फंडामेंटल जो कुछ बातें इसमें बताई गई हैं वो हमें बचपन से पता है, और उनको बचपन से ही उस हिसाब से लिया जाना चाहिए। बचपन यानी एलिमेंट्री क्लासेस। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर एलिमेंट्री क्लासेस। एंड सेकेंडरी, जितने भी इसमें फॉर्मूले बताए गए हैं, टीचर्स आपको ये पढ़ाने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, और वो फार्मूले कहाँ हैं? पूरे फिज़िक्स की किताब में बिखर के पड़े हैं। अब कितनी मोटी किताब है हम जानते हैं। एनसीईआरटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी है कि इट्स नॉट, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट फॉर फर्स्ट रीडिंग।
NCERT फिज़िक्स इज़ नॉट फॉर फर्स्ट रीडिंग। पहले आपको किसी रेफरेंस किताब से पढ़ लेना चाहिए और फिर आप NCERT को टच करें तो लॉजिकली करेक्ट लगता है, क्योंकि फिज़िक्स इतना इतना कंप्रेस करके उसमें लिखा हुआ है, इतना कॉन्साइज है, इतना प्रिसाइज है, कई बड़ी बड़ी किताबों का निचोड़ है उसमें आपकी NCERT किताब में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। और बेस्ट किताब को आप अगर शुरुआत से पढ़ेंगे तो मरण हो जाएगा, है ना। अब कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, लेकिन स्कूलों में टीचर्स आपसे कहते हैं नहीं चलो एग्ज़ाम हो रही है, बताओ व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, या इसेंट्रिसिटी क्या है, या इलास्टिसिटी क्या है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक बर्डन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इतने सारे फार्मूलों को याद रखें। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं कुछ बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ा के आगे बढ़ूँगा कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट, एंड थ्रू आउट द सिलेबस वी विल बी डिस्कसिंग डायमेंशनल फार्मूला फॉर एवरी फार्मूला विच वी विल बी स्टडिंग हैंस फोर्थ। इसके आगे हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सो दैट आई फील इट वुड बी मच मोर रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, जितने हमें पता है उस हिसाब से मैं डायमेंशंस को आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मैं बात करूँ लेंथ की, तो लेंथ के लिए क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला L। लेकिन हम जब भी लिखते हैं एक अकेला L नहीं लिखते, हमें M L T ये तीन को तो मिनिमम कवर करना है। ठीक है। अब M और T इसमें है ही नहीं भाई, लंबाई में मास का कोई संबंध नहीं है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यू विल रिप्रेजेंट इट एज M0 L T0। पढ़ते समय ऐसे पढ़ते हैं, बाकी रेज टू द पावर। ओके, सो M0 L T0, ये लेंथ हो गई। अच्छा, टाइम के लिए क्या है, इट इज़ M0 L0 T, बनी बात, राइट। अब स्पीड के लिए क्या होगा, या जिसको हम वेलोसिटी कह लें, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, तो इसका फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपको पता है, इसमें आपको L मिलेगा, एंड अपॉन में आएगा टाइम, तो टाइम टू द पावर -1 M0। यस नो, चलिए इसी बात पे आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, M0 L T टू द पावर -2। क्यों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट अगर मालूम है तो डायमेंशन फार्मूला आराम से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जहाँ M0 लिखा था ऊपर, वहाँ पर आ जाएगा M L T टू द पावर -2, राइट। फोर्स निकाल लिया। अच्छा, वर्क डन का बताइए कितना होगा, वर्क डन का, भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फॉर्मूले याद हैं तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। वर्क का फॉर्मूला याद नहीं था, याद रखना है, 9th में कवर किया था। 9th 10th भूल के काम नहीं चलेगा, 9th के फॉर्मूले 10th के फॉर्मूले कंसेप्ट्स सारे याद रखने होंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का जो भी है वो पार्ट तो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का एक और एडिशनल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, M L2 T टू द पावर -2। ये समझ में आया। ठीक है। अब ये तो वो है जो हमें पहले से पता है। अब हम बात करते हैं कि चलो लेट्स फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, निकालें, फॉर्मूला याद है किसी को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, गुड, आपको याद था, नहीं 9 10 आपको याद था, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाफ mv², ये फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी में मास कवर हो रहा है। ठीक है, मास के लिए हमने m लिख दिया, और इधर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, L T टू द पावर -1, राइट, L T टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड।
और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, राइट। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो, L2t⁻², सबको जोड़ दिया, ये बन गया, राइट। ओके नाउ इफ़ आई आस्क यू पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं है, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं है, इट इज़ mgh, mgh मास का होगा m, ग्रेविटी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट किससे नापी जाती है, L से, राइट। चलिए इसको सेट करते हैं, m एक बार, L यहाँ 2 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दिया L 2 बार, और T लिख दिया -2 टाइम्स। ये समझ में आया? अब इसको पढ़ने का सेंस आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ना इन क्लास 9th आप लोगों को पढ़ाई गई थी वर्क एनर्जी थ्योरम, भूल गए अपन, है ना, याद है क्या होती है बताइए? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। देखो एक ना कोरी पार्टी की तरफ मत आइए कि वी आर जस्ट अ ब्लैंक न्यू बुक, अब इसमें आपको सर जो लिखवाना है लिखवा दो, है ना। क्या है 9th 10th कुछ नहीं तो रिवीजन कर लो यार, 11th की पढ़ाई इतनी ज़्यादा तो हो नहीं गई अभी तक, कि हो गई है नहीं ना, तो 9th 10th की किताबें खंगालो, जो फॉर्मूले हम लोगों ने तब पढ़े थे उनको रिवाइज करिए, क्योंकि उन्हीं को अब हम 11th 12th में थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। जो 9th और 10th की पढ़ाई हमने की वही 11th 12th में डिटेल में आ रही है, ठीक है, इन डेप्थ। वर्क एनर्जी थ्योरम ये आपको क्लास 9th में बताई गई थी कि वर्क मैथमेटिकली, ये उसकी स्टेटमेंट था, मैथमेटिकली वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड, एंड एनर्जी यूटिलाइज्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ उतना काम हुआ, या जितना काम हुआ उतनी एनर्जी यूटिलाइज हुई, तभी उतना काम हुआ है, नहीं तो उससे ज़्यादा हो जाता। तो मैथमेटिकली दीज टू आर इक्वल। तो आप क्या करते थे, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हमने पुश किया और उसको कहीं दूर लेकर चले गए, सो उस ऑब्जेक्ट में आपने कितनी एनर्जी इनपुट की, उसके अंदर आपने कितनी एनर्जी इनपुट की। मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को उठाया यहाँ से और इसको ऊपर उठा के ले गया यहाँ तक, ठीक है, तो इस पर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, एज वी हैव डन सम वर्क ऑन इट। वर्क क्या हुआ, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। आप कहेंगे सर दिख तो नहीं रहा कहाँ है मास और कहाँ फोर्स, मास इस ऑब्जेक्ट का मास है, और फोर्स कहाँ है, फोर्स कहाँ है, किधर, डायरेक्शन क्या है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इट इज़ अपवर्ड्स। अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मूव कर रहा, अपनी जगह पर है, तो क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा, आंसर इज यस, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ, इसको नीचे रख दो, प्लेटफॉर्म पे रखा, ठीक है, इसको ऐसे समझो, माउस मेरे हाथ में ढूंढ रहा हूँ माउस का, इसको ऐसे समझो, एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, इसका मास कितना है m, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो ये नीचे की तरफ m इंटू जी इज फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ फोर्स लगा रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे, उस डेटम पे। एक नया शब्द मिला आपको, डेटम। डेटम इज नथिंग बट द बेस और द बेस लाइन फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट ऑल कैलकुलेशंस, जहाँ रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डेटम पर आपने देखा कि एक मास रखा हुआ है और वो नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है। क्या वो नीचे चला गया, क्योंकि फोर्स लग रहा है, क्या वो नीचे चला गया,
नहीं ना, रखा हुआ है वहीं पर। ये माउस अगर मैंने टेबल पे रखा है तो ये रखा हुआ है टेबल पे। क्या इसने टेबल को तोड़ ताड़ के नीचे चला गया, ज़मीन पर गिर गया? नहीं। क्यों नहीं गया? वेरी गुड, न्यूटन्स थर्ड लॉ लग गया। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब टेबल भी एक प्रकार का फोर्स उस पर लगा रहा है जो उसको कहता है भैया बराबर का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, ऐसी कुछ कहते हैं शायद उसको, रस्सा खींच, है ना, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अगर मूवमेंट हो ही नहीं रहा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर से और इधर से दोनों तरफ से फोर्स बराबर है। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो यह उस तरफ मूव कर जाएगा जिस तरफ फोर्स अधिक है। यस और नो? बात समझ में आई? ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट इन योर नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसको मोशन इन प्लेन हम जो लेंगे उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के तौर पर यहाँ देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। तो इसके बराबर का एक फोर्स लगेगा ऊपर जिसको हम आर लिखेंगे, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। सो एम जी जो नॉर्मल फोर्स लगी रहा है वो और रिएक्शन फोर्स दोनों बराबर है, राइट। जब तक ये दोनों बराबर हैं ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, राइट, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं ऊपर अगर ले जाऊं, ठीक है, अब देखो बेस गायब हो जाएगा और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? अभी भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? डेटम तो नहीं है अब। तो अब क्या हो गया? अब इस पर एक फोर्स लग रहा है विच इज़ थ्रू माई हैंड। मैं अपने हाथ से एक फोर्स लगा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? इसको इसी जगह पर मेंटेन रखा है। दैट मीन्स जो रिएक्शन पहले आर ये हाथ दे रहा था या टेबल दे रहा था जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अब वही रिएक्शन कौन दे रहा है? एक अपवर्ड फोर्स विच इज ड्रिवन बाय माय हैंड। ओके, नाउ अगर जरा सा भी फोर्स में एक्स्ट्रा लगा दूं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। इसका मतलब आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स विच इज ऑफ कोर्स ओवर एंड अबव रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन से ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो मूवमेंट हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ हाइट अचीव की, कितनी अचीव की? मान लो h, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें गेन हुई कितनी? mgh। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, राइट। इसको हमने क्या नाम दिया था? एनर्जी। और यही हमारी थ्योरम है, एनर्जी वर्क थ्योरम। तो वो क्या बोलती है कि वर्क और एनर्जी डायमेंशनली इक्वल हैं। आई मीन टू से दे आर मैथमेटिकली इक्वल। ये 9th क्लास में पढ़ा था, इस साल पढ़ेंगे दे आर डायमेंशनली इक्वल, एंड देयरफॉर दीज वैल्यूज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली इक्वल कैन बी इक्वेटेड मैथमेटिकली। उनको मैथमेटिकली आप इक्वेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला राज, ठीक। अब डायमेंशनल फॉर्मूले देख लीजिए। वर्क ml² t⁻², ml² t⁻², ml² t⁻², तीनों के बराबर है। मतलब वर्क और एनर्जी दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूलों को और ज़्यादा डिराइव नहीं करेंगे कि इस फार्मूले का क्या होगा, उस फार्मूले का क्या होगा। जैसे जैसे फार्मूले करते जाएंगे हम आगे बात करते जाएंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब हम कवर कर रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में आपकी जो होम एग्ज़ाम होगी अभी, है ना, उसमें पूछे जाने वाला सवाल। तो टाइटल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस, इसके जो यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, 3 बेसिक एप्लीकेशन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में आपसे इसमें से कोई एक एप्लीकेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, या तीनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, 5 नंबर से ज़्यादा का कोई सवाल नहीं आना चाहिए, है ना, आता भी नहीं है ना।
तो उस हिसाब से आपको अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना होगा कि कितना हमें लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट एप्लीकेशन में, टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें क्या होता है, हम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n1 u1 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू n2 u2। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी, फोर्स, है ना, एनर्जी, व्हाट्सोएवर। तो वो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू n1 u1 एंड दैट कुड बी इक्वल टू n2 u2। मतलब यूनिट सिस्टम 1 से लेकर के यूनिट सिस्टम 2 में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब n क्या है, n वो नंबर है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो उनकी आपस में न्यूमेरिकली उनको इक्वल करती है। न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू वाइज, जैसे वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 और 100 ये क्या हो गया, n की वैल्यू। ओके, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आया समझ में? तो ये एक कंसेप्ट है और इससे हम क्या करते हैं, यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं। ओके, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट नहीं होते। आप लोगों ने अपने सीनियर्स के मुंह से सुना होगा, अरे बस न्यूमेरिकल नहीं बनते, सुना है? बड़े डरते हैं सब लोग, न्यूमेरिकल नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। बनाते कितने हैं भाई, आप बनाते कितने हो? बनाते ही नहीं है, तो बनेंगे कैसे? बात समझ में? करना क्या है, क्या करना है, बनाना पड़ेगा, राइट? तो इस बात को समझ लीजिए कि फिजिक्स न्यूमेरिकल अगर नहीं बनते हैं तो उसका बेसिक प्रॉब्लम होता है कि आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो पूछ किस यूनिट सिस्टम में रहा है, आप आंसर किस यूनिट सिस्टम में दे रहे हैं, दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन, और यही गलती होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी गलती यही होती है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, केवल कन्वर्जन में आप गलतियां करते हैं। ओके, यूनिट सिस्टम मेंटेन करके रखिए, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बनेंगे और कंफर्म, मतलब बनेंगे, और बनेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो इट्स वर्थ टेकिंग साइंस सब्जेक्ट, राइट? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट, इसमें और भी प्रश्न किए जा सकते हैं, आप इसके न्यूमेरिकल घर में सॉल्व करके देखिएगा। कोई भी रेफरेंस बुक हो, आप इसको सॉल्व करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट यूज या एप्लीकेशन of dimension analysis is checking of dimensional consistency, checking of dimensional consistency, consistency of equation. Now what exactly is the meaning of consistency of an equation? ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको क्लास 6th में पढ़ाई गई। आपको आश्चर्य होगा वो चीज़ आज 11th में पढ़ाई जा रही है, और आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो शायद आपको ये लगेगा कि हाँ ये ऐसा तो होता है, मालूम था लेकिन ऐसा नोटिस नहीं किया, ये भी आपको फील होगा। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिए आप।
हम लोगों को क्लास 6 में पढ़ाया गया था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अगर आपको लिख के दे दिया x और दूसरा भी x, तो आप कहते हैं दे आर इक्वल, दे आर लाइक टर्म्स, ओके। 2x प्लस 3x बोथ आर लाइक टर्म्स एंड देयरफॉर दे कैन बी एडेड। पता है, कोई नई चीज बता रहा हूं? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये आपस में जुड़ेंगे? ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, जिसको क्लास 9th में आकर आपने समझा कि कंसिडरिंग नंबर ऑफ टर्म्स इट इज अ बाइनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में, राइट। तो अलग क्यों मान लिया आपने? क्योंकि आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स ये अलग अलग टर्म्स माने जाएंगे, क्योंकि एक एक्स जो है उसकी वेरिएबल जो भी डाला जाएगा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डाली जाएगी तो वो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर बन रहा है, जबकि दूसरा वाला केवल यूनिट है। तो एरिया एंड लेंथ दे कैन नॉट बी एडेड। ये बात समझ में आई? नहीं आई? भाई अगर एक्स स्क्वायर है तो एरिया है, एक्स क्यूब है तो वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम एंड एरिया एंड लेंथ दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड, एंड इफ दे आर नॉट, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट बी एडेड। तो पॉलिनोमियल बन जाता है वो, जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को साथ में लेकर चलता है, राइट। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 9th में एक इक्वेशन पढ़ी थी और अभी इस साल भी उसको डिराइव किया है। एक इक्वेशन वेरी सिंपल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? पढ़ी? क्या हम यू टी को हाफ ए टी स्क्वायर से ऐड करते हैं? यस करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हम वैल्यूज़ डालते हैं, वैल्यूज़ डालने के बाद उसको ऐड करते हैं, यस और नो? ऐड करने के बाद कुछ आंसर आता है, क्या आता है? एस। जो आंसर आता है वो क्या आता है? एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको आंसर डिस्प्लेसमेंट का मिल रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन में होमोजेनिटी इज मेंटेन्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज होमोजेनिटी? एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेसमेंट। तभी आप दोनों को ऐड करके एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट में लैंड कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? कैसे? अगर मैं ut की बात करूं तो u क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, आया क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं 1/2 को छोड़ दो, a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल वी अपॉन पर यूनिट टाइम टी, ओके, राइट। इनटू ऊपर आ गया टी स्क्वायर, एक टी से एक टी निपट गया। व्हाट इज अगेन वेलोसिटी? तो यहाँ पर डेल वी इंटू टी आ गया। डेल वी क्या है? डेल वी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अगेन चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन इनटू टाइम। टाइम और टाइम कैंसिल हो गया, चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट अगेन डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमें क्या मिला? अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में बोलेंगे तो इट्स नॉट चेंज, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फिर से क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। और इसका मतलब हमारी ये जो इक्वेशन है, चेकिंग ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ये इसका मतलब है, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। अब आपने पहले टाइटल लिख दिया, बोले चेकिंग ऑफ डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। नाउ लेट्स चेक। चलिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l t0, राइट, इज इक्वल टू u मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m0 l t टू द पावर -1। फिर आया टाइम, टाइम का क्या है? t, और कुछ भी नहीं है, प्लस 1/2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हम कोफिशिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? चाहो तो लिख लो, ऐसे उसका कोई काम नहीं है। एक्सेलरेशन किस में आता है? m0 l स्क्वायर l t टू द पावर -2, ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर को याद है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल रट डालते हैं। और एक बताता हूँ मैं, कंपटीशन अगर क्रैक करनी है तो इट्स ऑल अबाउट मेमोरी गेम। आप जितने फॉर्मूले, जितनी वैल्यूज़, जितने कैलकुलेशंस याद रख सकते हैं,
उतना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी एक्यूरेसी और स्पीड मिलेगी उतनी रैंक ऊपर होगी। तो क्या क्या ज़रूरी है? मेमोरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में 9th क्लास में, वैसे तो एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा है, शायद 7th या 8th में भी पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर हुआ करता था, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। इस टर्म को देखेंगे हम, m0 l t⁻⁻1 + 1, क्यों लिखा समझ गए? प्लस 1/2 को छोड़ दीजिए, एनालिसिस में कोई उपयोग नहीं होता। m0 l t-2 + 2, राइट, ठीक है। ओवरऑल सॉल्व करिए, m0 l t0 एडेड टू m0 l t0, राइट। आप यहाँ पर समझ गए हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से जोड़ोगे तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उन सब की होमोजिनिटी इज मेंटेन्ड। पहला टर्म भी डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा भी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आ गया? लास्ट में आप क्या लिख देंगे? हेंस होमोजिनिटी इज verified. Hence homogeneity is verified. क्लियर? तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आए, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। एग्ज़ाम में क्या आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये टाइटल लिखने के बाद आपको ये वाला पार्ट समझाना है जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वेरीफाई करने होंगे कि ये फार्मूला सही है गलत है। तो उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? बस ऐसे ही सबके डायमेंशनल फार्मूले निकालते जाइए हर टर्म के। हर टर्म आपके फर्स्ट इक्वल टू जो भी लिखा है उसके डायमेंशन से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाएगा तो होमोजिनिटी आपकी मेंटेन्ड है, मतलब वो फार्मूला सही है, ठीक है, अन्यथा फार्मूला इज इनकरेक्ट। थर्ड एप्लीकेशन is again very important, extremely important, and it is so important that it could be used, it is used in new researches, inventions and discoveries also. आज भी इसका उपयोग हो रहा है और होते रहेगा जब तक हम इन्वेंशन और डिस्कवरीज करते रहेंगे। इतना इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन, deducing relation among the physical quantities। ठीक है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एग्जाम्पल वो मैं लूँगा। आपके स्कूल में टीचर अलग एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं। मुझे जो एग्ज़ाम्पल पसंद है उसके पीछे कारण है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है तो आप बता पाएंगे, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक हैवी मास, ठीक है, तो इसको पेंडुलम कहते हैं। ये टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ओके, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं टाइम पीरियड जानना चाह रहा हूं, तो ये टाइम पीरियड अगर मैं फॉर्मूला इसके लिए बनाना चाहता हूं तो कौन कौन से फैक्टर आपके दिमाग में आते हैं जो इस पेंडुलम को गवर्न करेंगे और इसका टाइम पीरियड फिक्स होगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारा पेंडुलम कितनी देर में एक ऑसिलेशन पूरा करता है। एक ऑसिलेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वन एंड टूवर्ड्स अनदर, बीच से मीन पोजीशन से एक साइड में चला जाए,
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स मीन पोजिशन। वहाँ से ये वापस इस जगह पर आए, फिर इधर जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से वापस इस जगह पर आ जाए। तो ये जो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, इस पूरे इसको हम कहते हैं कंप्लीट साइकिल। ये एक साइकिल पूरी हुई। इस साइकिल को जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। ओके, अब आप मुझे सोचकर बताइए कि इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं बनाना चाहता हूँ, मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से एक सिंपल पेंडुलम में कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जो टाइम पीरियड पर असर डालेंगे? क्या लगता है आपको? किसकी वेलोसिटी कैसे निर्भर करेगी? टाइम पीरियड बनेगा। ओके, एक्चुअली अपन ना उसको फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं उसको पेंडुलम की भाषा में, स्पीड जो आप कहना चाह रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड। लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि ये अपोजिट इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहूँगा। एग्रीड? ठीक है, ओके। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप किसी झूले पर बैठे हैं, उस झूले का टाइम पीरियड आपको बताना है कि वो झूला के टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा। तो उसको एक चांस मिली, अब आप एक चांस लेकर बताइए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जो टाइम पर असर डाल सकती है। बोलिए, स्कूल में हुआ है क्या ये टॉपिक हुआ है? नहीं हुआ? क्या करवा रहे हैं स्कूल में? फर्स्ट चैप्टर मतलब? ठीक है, जो भी चल रहा है क्लास में। टाइम पीरियड, अब आप सोचिए अगर झूला जिस पर आप झूल रहे हैं उसका जो धागा है, या अभी धागा मैंने पेंडुलम के हिसाब से बोला है, झूलते समय धागे पे तो नहीं झूल पाएंगे। जस्ट इमेजिन है ना कि पेंडुलम है, उसकी लेंथ मैं छोटी या बड़ी करूं तो क्या उससे टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पड़ेगा। झूला झूले हो कभी? हैं? कहीं गांव में गए हो कभी जहाँ पेड़ से रस्सी लटकी है और फिर झूले हो? अगर पेड़ से लटका हुआ है ना तो झूला बहुत ही स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है झूला, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत हाई है। और अगर आपने वहाँ देखा है, अपने जहाँ बगीचे वगीचे में जाते हैं तो वहाँ एक नॉर्मल झूला चलते रहता है, और उस हिसाब से आप देखिए, अगर ये मैं छोटा सा पेंडुलम, हालांकि ये पेंडुलम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूँ, क्या इतने स्पीड से आपका झूला चलता है? टिक टुक टिक टुक टिक टुक? नहीं। बात समझ में आ रही? इसी की लेंथ अगर मैं थोड़ी सी और कम कर दूँ तो अब क्या होगा? देखो, और बढ़ गई है, कम हुई, बढ़ गई। इसका मतलब लेंथ का फ़र्क तो पड़ रहा है। तो ऐसे हमें पहले सोचना होगा, एक सोच तो बनानी पड़ेगी पहले। ठीक है, साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, पर साइंटिस्टों जैसी सोच भी तो बनानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पार्ट होगा लेंथ का। आपको भी एग्रीड है? आप लेंथ का फ़र्क पड़ना चाहिए। अब सोचिए कि पेंडुलम, अपन साइंटिस्ट की तरह सोचे ना यार, जब काम कर रहे हैं साइंटिस्टों वाला तो सोच भी वैसी होनी चाहिए। हम एक झूला लेकर जाए जिसकी लेंथ अब हमने फिक्स कर दी है। हाँ, वो बाद में देखते हैं अपन। प्रोपोर्शनैलिटी कोई तो अभी जज कर रहे हैं, अभी हमें वही डिसाइड करना है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं। आपका कहना है इसको इन्वर्सली आना चाहिए, कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए, है ना? तो देखते हैं अपन आता है क्या। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? अगर मान लो मैंने लेंथ फिक्स कर दी, ठीक है, लेकिन अब उसी पेंडुलम को लेकर हम चांद पर चले गए, तो आपको क्या लगता है उसकी स्पीड या उसकी जो टाइम पीरियड है वो वही रहेगा, या उस समय कम या ज़्यादा लेगा? कुछ कम ज़्यादा होगा, कुछ तो वेरिएशन आएगा। अच्छा, उसी को लेकर अगर हम जुपिटर पर किसी तरह से खड़े हो जाएं, जुपिटर जैसे है ना बॉल ऑफ गैसेस, पर अगर किसी तरह से हम उस पर खड़े हो जाएं और हम उस पेंडुलम को चलाएं सेम लेंथ, तो उसकी टाइम पीरियड क्या उतनी ही होगी जैसा धरती पर थी, या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब जी का भी फर्क पड़ रहा है।
ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट ये कि आपने बगीचे में जब हम जाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि, या खुद भी किया होगा, मतलब डिपेंड करता है, झूला अलग अलग लोग झूलते हैं, है ना। कभी तो एक छोटा सा बच्चा झूलेगा, एक बार ऐसा होता है कि भैया छोटे बच्चे को गोद में लेकर माँ बैठ जाती है, ठीक है, ये भी एक केस है, वही झूला है। कभी कभी आप उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं है बट आप बैठ गए उस पर। तो आपको क्या लगता है ये जो अलग अलग मासेज हैं, क्या उससे टाइम पीरियड पर फर्क पड़ता है? पड़ सकता है, वो भी चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी लिमिटेशन भी है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेकर के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, मतलब जो जो स्टेटमेंट लिखा है कि वी कैन डिड्यूस रिलेशनशिप अमंग्स द फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी एक छोटी सी लिमिटेशन भी है, वो हम बाद में देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को कवर कर लिया है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट लेट अस डील विद दीज 3। तो आपका कहना था कि अपन वो भी याद रखें, आपका कहना था कि लेंथ जो है वो इन्वर्सली आनी चाहिए, दूसरा मास का फर्क पड़ेगा, ठीक है, तीसरा जी का भी फर्क पड़ेगा। तो अभी हमारे दिमाग में 3 चीज़ें, ओके। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो लेंथ अगर किसी रूप में इन्फ्लुएंस डालती है तो उसके ऊपर कुछ तो पावर आनी चाहिए। आपका कहना है -1 आना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि शी इज़ राइट या शी इज़ रॉन्ग, वी आर नॉट मतलब वी आर नॉट कंक्लूडिंग टू एनी काइंड ऑफ, है ना, फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा ही छोड़ना है, ऐसे किसी रिजल्ट पर हम लैंड नहीं कर रहे। बट अब जी कैसे असर डालेगा, तो उसकी कुछ तो पावर होगी, है ना, तो वो हमने लिख दिया बी। और मास किसी रूप में अगर असर डाल रहा है तो उस के ऊपर भी तो कोई ना कोई पावर आएगी, तो हमने तीनों के ऊपर पावर लिख दी, ए बी एंड सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डायमेंशनली इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू एल, एल मतलब लंबाई है, तो ये एल आ गया, पावर में ए है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी टू द पावर -2, पावर में आएगा बी। और मास एम, एम आ गया टू द पावर सी, ओके। अब हम ए बी सी को सॉल्व करके इसको एम एल टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओवरऑल यहाँ क्या है, m0 l0 एंड t, ये है टाइम पीरियड का। इनको सॉल्व करते हैं तो वी गेट ए एल की पावर a, दूसरे में आएगा l की पावर b, t की पावर -2b और m की पावर c। गलत तो नहीं है, ये बात समझ में आई। और अभी मैंने इनको एक ब्रैकेट में डाला है, अब इसको हम सबको मिलाकर काम करेंगे। इधर क्या हो रहा है देखिए, l की पावर a प्लस बी, t की पावर सॉरी एम एल, m पहले आना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी, m की पावर c, l की पावर a प्लस बी और t की पावर -2b। ये बात समझ में आई। अब m0 l0 t, अब दोनों तरफ आप देखिए, सिंगल सिंगल m, सिंगल सिंगल l, सिंगल सिंगल t, yes or no? Now if they are dimensionally equal then their powers, बेटा 2 मिनट ध्यान दे दो, then their powers should be equated। भाई इधर अगर मास है तो इधर भी मास है, इधर मास की पावर 0 है तो इधर भी जो भी मास की पावर है उस पावर को हम 0 लिख सकते हैं, yes or no? बात समझ में आई। चलिए तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट सॉरी, हाँ, क्या क्या मिल रहा है देखिए, c इज इक्वल टू 0, m को देख लो, मिल गया c इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ भी आ गया। दूसरा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तीसरा क्या मिल रहा है, -2b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 है उस तरफ, ठीक है, ओके है। अब ये सिंपल सा इक्वेशन वाला खेल हो गया, जिसको हम लीनियर इक्वेशन इन मे बी 3 वेरिएबल्स कह सकते हैं, एंड वी हैव 3 लाइन्स 3 इक्वेशंस, तो वी कैन सॉल्व इट।
c इज इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल ठीक है, कंक्लूड हो चुका है, लेकिन हमें इन दोनों में खेलना है अभी। ठीक है भाई, b की वैल्यू निकल सकती है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम 3 क्या मिला, b इज इक्वल टू -1/2, यस और नो, एक पॉइंट मिल गया। अब इस a की वैल्यू को, मतलब a मतलब कैपिटल A, कैपिटल A जो वैल्यू है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि पुट कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वी शुड राइट सब्सटीट्यूट a इन 2, ठीक है, सब्सटीट्यूट a इन 2। चलिए डालते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a -1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, एंड c इज ऑलरेडी नोन, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 क्लियर कट आ रहा है। ठीक है, अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमारी जो इनिशियल इक्वेशन जहाँ से हमने शुरू किया वो ये है। ठीक है, तो क्या है वो भी देख लें भाई। हमने लिखा था एज t इज प्रोपोर्शनल टू m, मतलब आपने कहा था मास, है ना, क्या क्या लिखा था एक बार देख लें लाइन वाइज, L G और M, L G और M, पावर में A B एंड C, ये लिखा था। बस अब इसकी पावर डाल दें, प्रोपोर्शनल टू L A की पावर 1/2, G इसकी पावर -1/2, M C की पावर 0। अब हमें क्या समझ में आया, अब हमें ये समझ में आया कि टाइम पीरियड का रिलेशन कैसा है। तो फॉर्मूले में एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे आप मोटे आदमी को बैठा लो या पतले को बैठा लो या छोटे से बच्चे को बैठा लो, मास से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम हैज नथिंग टू डू विथ मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब ऑफ दैट पेंडुलम। बात समझ में आई पहली बात, चाहे जो झूल ले, लेंथ और ग्रेविटी पर असर हो रहा है। कैसा, आपको मिला t इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमें जो पहले लग रहा था कि शायद लेंथ का इन्वर्स रिलेशन आना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, वो रूट का रिलेशन आ रहा है, रूट का रिलेशन आ रहा है। ये बात समझ में आई। तो हमने एक फॉर्मूले की प्रोपोर्शनैलिटी डिड्यूस कर ली, फाइंड कर ली, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। क्लियर? ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को भी डिड्यूस कर सकते हैं, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपके बुक में मिल जाएंगे रेफरेंस किताब में। इनको सॉल्व करके देखिए, अलग अलग फार्मूलों को अपने दिमाग से डिराइव करिए। जैसे अभी हमने एक सोच बनाई कि टाइम पीरियड इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर हो सकती है, ऐसे आप अलग अलग फार्मूलों को निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ लिमिटेशंस। तो आज यहाँ पर हम रोकेंगे और अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो आज यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।